हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो टुडे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, तो मैं आज आपको सब कुछ दोबारा से करवाने वाला हूँ। क्या क्या टॉपिक होने वाला है, थोड़ा गला खराब है यार। ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग जो जो चीज़ें कवर अप करने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें होने वाली है। पहला टॉपिक, जैसा कि हम लोग डिसाइड किया था लास्ट लेक्चर में, आपको पता होगा हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों लिखा मैंने? स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पे आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज को एक साथ अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये भी कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पूरा का पूरा पार्ट करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं, वो कौन से 10 स्टेप हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम सारी चीज़ों को मैं आपको आज डिस्कस करूंगा डिटेल में। ओके, तो चलो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो मैं आपके साथ क्या क्या करने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको छोटा सा ना एक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10 स्टेप देने वाला हूँ। तो वो 10 स्टेप एग्जैक्टली कौन से होने वाले हैं, उन 10 स्टेप्स में आपको ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो मैंने इतनी श्योरिटी से बोला था कि मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा हमारा। और ऐसे क्या है वो 10 स्टेप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वो 10 स्टेप्स के लिए मैं आपको लिख के देने वाला हूँ कि वो 10 स्टेप्स एग्जैक्टली कौन से हैं और उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए वो 10 स्टेप आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि वो स्टेप्स हमारे पास किस तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन से हमारे स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम करेंगे उन स्टेप्स में। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, हम लोग अपने आज के लेक्चर के अंदर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या है। देखो इस स्टेप्स में आपको दिखा देता हूँ, अभी स्टेप्स आपको मिल जाएंगे थोड़े से कि स्टेप्स कहाँ गए हमारे। ये हमारे स्टेप्स हैं। ओके, जस्ट एक मिनट यार, स्टेप्स कहाँ चले गए हमारे। स्टेप्स, ये हमारे स्टेप्स हैं। तो ये हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो बेटा ये स्टेप्स हैं आपके 10 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था मैं आपको 10 स्टेप देने वाला हूँ। तो यही 10 स्टेप हम लोग अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं 10 स्टेप के ऊपर आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट टिका हुआ है और आपको कुछ नहीं करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यही 10 स्टेप आप फॉलो करो और आपका पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, इन स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है आपको और कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। ओके, सो कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। तो सर क्वेश्चन कैसा होगा हमारे पास, तो बेटा क्वेश्चन भी दिखाया था मैं आपको। देखो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन जो आपके पास अवेलेबल है, ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भी साइड बाय साइड रखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी साइड बाय साइड हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। ये लो जी, ये क्वेश्चन मैं छोटा साइड में रख लेता हूँ अपने पास, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बिल्कुल साइड में यही चलता रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्या करना है आपको, हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये बनती है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से, है ना। तो चलो फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे तो फॉर्मेट बेटा किस तरीके का होने वाला है, तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है। लाइंस वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यार। अभी इसके बाद आपका अगला जो पार्ट होता है वो इस साइड पे एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसी के साथ एक और लाइन जहाँ पे आप लोग यूज़ करने वाले हो मेन पार्ट आपका। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई है। तो दूसरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई है। ठीक है, ये ड्रॉ नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, ये लो जी, ये हमारी एक और लाइन तैयार हो गई है। ठीक है जी, चलो जी, ये हमारी सर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं प्रॉपर, और अपने अकॉर्डिंग हमारा सब तैयार है। परफेक्ट, ठीक है सर। अब इसके बाद एक ये लाइन हमारे पास आ जाती है इस तरफ से। डन, ठीक है बेटा, ये आपकी सब कुछ कंप्लीट है, हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है अपना। अब हमारा मेन काम चलेगा जहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो करना क्या है, क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, हम वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। मैं सारे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे हम उन स्टेप्स को यूज़ करके अपना सॉल्यूशन कवर अप करने वाले हैं। ठीक है,
तो बेटा सबसे पहले आ जाओ, जो हम करेंगे वो क्या है हमारे पास करने के लिए। तो देखो सबसे पहले जो हम करेंगे वो यहाँ से ये कुछ हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, अब देखो मेरा पहला स्टेप क्या है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है, प्रिपेयर अ ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ फॉर ईच एक्टिविटी। अब यहाँ पे ना मैं आपको छोटा सा ट्रिक देने वाला हूँ। तो ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब होता है तीनों एक्टिविटी एक साथ ब्लैंक फॉर्मेट के लिए आप बनाओगे। तो 12, 6 और 6, दीज आर द लाइंस जो आप यूज़ करोगे अपने फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब इस फॉर्मेट में हम क्या क्या करने वाले हैं ये रब नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आप यहाँ बनाओगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कितनी लाइंस यूज करने बेटा, यहां से आप काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो 12 लाइंस आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में यूज करोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए ना वैसे 6 लाइनों की रिक्वायरमेंट रहती है, बट एक छोटा सा ट्रिक और दे देता हूं। देखो यहाँ आप काउंटिंग कर लो कितनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस वाले सेक्शन से आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है। ये जो डाटा ये वाला, ये पूरा डाटा यूज होता है फॉर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितनी आइटम है बेटा यहाँ पे, केवल एक आइटम और दो आइटम है ना। तो 2 आइटम है मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स इट। आपको 4 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका पार्ट नंबर 3, जहां पर आप क्या यूज करने वाले हो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये आप यूज कर लोगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या होने वाला बेटा, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से बनती है, तो मैं आपको ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझा देता हूँ। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, केवल ये वाला, जहां से शेयर कैपिटल आएगा आपका ये पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये सारा किसका पार्ट आता है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, मतलब शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आता है। और एक ये वाला जो पार्ट है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है बस, और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता। बाकी जो बच गया मेरा, क्या बच गया बेटा, ये पार्ट बच गया मेरा, ये पार्ट बच गया, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। इवन ये जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, जितने भी रिजर्व सब क्रिएट करते हो, सरप्लस क्रिएट करते हो, ठीक है, वो सब मोस्टली आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, बिकॉज ऑपरेटिंग में ही हम प्रॉफिट वगैरह को एडजस्ट करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है आपको, तो बेटा शेयर कैपिटल कितना है, देखो कोई नोट नंबर नहीं है शेयर कैपिटल के आगे, तो एक लाइन इसके लिए आप यूज करोगे और एक लाइन आप इसके लिए यूज करोगे। तो यहाँ पे 2 लाइनें, 2 इंटू 2 4 लाइनें, तो 1 2 3 4, दैट्स इट, ठीक है। इतनी लाइनें ड्रॉप करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या है, बिकॉज नीचे की 3 चीजें और हैं, 3 लाइन और यहाँ पे ड्रॉप करनी है आपको, वो छोड़ के फिर आप अपना मेन वर्किंग नोट्स का पार्ट कर सकते हो, बिकॉज इसके बाद हमारा सारा खेल चलेगा वर्किंग नोट्स के अंदर, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, आप इसके बाद यहीं से नीचे बनाओगे वर्किंग नोट्स। तो हम वर्किंग नोट्स में करेंगे इसके नीचे वाली सारी चीज़ें, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा वर्किंग नोट्स में क्या करना है, तो वर्किंग नोट्स हम यहाँ ना लगा के काम करते हैं, साइड में चलते रहेंगे वर्किंग नोट्स में, यहाँ हमारी चलती रहेगी वर्किंग नोट्स की थोड़ी थ्योरी। अब वर्किंग नोट्स में क्या बनाना है आपको, तो वर्किंग नोट्स में आपको केवल और केवल एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो है हमारा ऑपरेटिंग आइटम का सबसे पहला वाला स्टेप। तो बेटा सबसे पहला वाला स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या था सर हमारे पास, तो बेटा जो भी आपका पहला स्टेप था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वही आपको यहाँ पे यूज करना है, विच इज प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो उसकी स्टार्टिंग आप यूज करते हो कहाँ से, नेट प्रॉफिट, कैसा, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नेट प्रॉफिट कहाँ से निकाला, ये कहाँ से निकलता है बेटा, सर ये निकलता है क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। आपने कितना कमाया अब ये पता कहाँ से लगेगा आपको, तो देखो ये मिलेगा सर हमारा यहाँ पे, बच्चों कहाँ मिलेगा, सर ये मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी वैल्यू गिवन है, पिछले साल, देखो ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लेना बेटा, ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या लिखा है, पिछले साल बैलेंस था 3 लाख का, अब कितना बैलेंस हो गया 4 लाख। तो हमने कितना कमाया, तो सर हमने यहाँ पे कमाया 1 लाख रुपए, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सिंपल 1 लाख रुपए, डन। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वो क्या है, देखो यहाँ पे नोट नंबर भी दिया हुआ, तो नोट नंबर 1 में भी मुझे गिवन है सरप्लस मतलब प्रॉफिट, तो यहाँ से चेक किया हमने, ये वैल्यूएशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ मुझे गिवन है, अब वो चीज़ क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, वो चीज़ होती है, अब यहाँ पे ना 4 आइटम मैंने आपको समझाई थी, 4 आइटम आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली जो आइटम मैंने आपको बताई थी वो थी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ पैसा निकाल के आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है सर। अगली आइटम जो मैंने आपको बताई थी वो था प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ मिलेगा बेटा, सर प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है हमारे पास बेटा यहाँ पे, इसको यहीं सेट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा मिलेगा मेरे को कहाँ पे, सर प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है बेटा आपको यहाँ, यहाँ देखो इसके अंदर ना, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक आइटम गिवन होती है जिसका नाम होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब अगर गिवन नहीं है तो हमारे किसी काम का भी नहीं है ना, क्योंकि गिवन होगा तब तो हम यूज करेंगे ना, अगर गिवन ही नहीं है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्वेश्चन में नहीं है, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे,
चलो कोई बात नहीं, उसको भी डैश ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी। ठीक है, तो चलो आगे प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि नहीं है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है मेरा यहाँ पे, उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी। पहला था इंटरिम डिविडेंड, कि भाई पूरे साल में जो भी आपने डिविडेंड पे किया वो वाला डिविडेंड भी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ अगर डिविडेंड अगर आपने प्रपोज किया है तो वो भी इसी में आ जाएगा, जिसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भी नहीं है। तो चलो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर कुछ भी नहीं है तो बचा क्या, सारा का सारा जो 1 लाख रुपए बिल्कुल सेम एज इट इज, उसे हम बोल देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये एज इट इज़ मेरी वैल्यू आ जाती है, जो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, ये यूज़ होगी बेटा यहाँ पे आपकी सबसे पहली आइटम। ठीक है, तो ये मैं ये रिमूव कर लेता हूँ ये वाला सेक्शन मेरा, क्योंकि ये हम काम करने वाले हैं सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास अगला पार्ट क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये कहाँ से आया बेटा, ये आया सर वर्किंग नोट से। तो यू हैव टू मेंशन कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 से मैंने वैल्यूएशन निकाली है। कितनी निकाली बच्चा, सर ये निकाली 1 लाख रुपए। हो गया हमारा काम क्लियर। तो ये 1 लाख रुपए की जो वैल्यूएशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अब इसको हमें क्या करना है, इसका हमारा क्या काम है। अब देखो ये हमने किया, अब देखो स्टेप कितने हो चुके मेरे, देखो मैंने ये कर दिया, और दूसरा स्टेप क्या था मेरे पास, अकाउंट बनाओ अकॉर्डिंग टू द गिवन एडजस्टमेंट्स। अब बेटा क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो हमारा अकाउंट बनाने का मतलब ही नहीं है। सर कैसे बता, देखो नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन होती है अलग से, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है मेरे पास। अब एडजस्टमेंट नहीं है तो हमें अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये हमारा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये हमने कर लिया ऑलरेडी कवर, क्या लिखा है, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, है ना, या फिर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स, बात एक ही है। कहाँ निकालना है, और ये निकालना है आपको कहाँ पे बेटा, वर्किंग नोट्स में। तो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू यूज भी कर ली। अगला स्टेप क्या है, ट्रांसफर ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन डिफरेंट एक्टिविटीज वन बाय वन। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी सब आइटम आपको ट्रांसफर करनी है। यूज अकाउंट टू ट्रांसफर द फिगर, जिस चीज का आपने अकाउंट बना रखा है उसके लिए अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। तो चलो करते हैं ये वाला स्टेप। चौथा स्टेप हमारे पास आने वाला है, अगला स्टेप जो है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो अब यहां से अकाउंट हमारे पास है नहीं, तो स्टार्टिंग से वन बाय वन, जैसे पहली आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या हो रहा है बेटा, सर इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपए का, कहाँ जाएगा, सर ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो चलो लिख देते हैं फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में कितनी वैल्यू आने वाली बेटा, सर यहां लिखेंगे हम लोग क्या, इशू ऑफ शेयर। शेयर्स इशू हो रहे हैं ना, तो इशू ऑफ शेयर्स, कितना इशू हो रहे हैं शेयर्स बेटा, सर 2 लाख रुपए के, है ना। हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बैलेंस शीट की हर एक आइटम एक जगह जाएगी। बैलेंस शीट में नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या लिखा था, ये लिखा सरप्लस, ये हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी। कहाँ यूज़ किया सर बेटा, देखो ये रहा, ये हमने यूज़ कर लिया, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे हम इसे यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप पे आ जाओ। अगला स्टेप क्या बेटा, सर अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बताओ जरा कहाँ जाता है। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, कोई चेंजेस तो है नहीं, मतलब जैसा सेम है ना बिल्कुल पिछले की तरह। तो अगर सेम है तो हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो क्या लिखा था, शॉर्ट टर्म बोरो, करंट लायबिलिटीज को छोड़ के चलना है, बट करंट लायबिलिटी में ना एक छोटा सा पार्ट है कर्जा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब कर्जा ले रखा है भाई आपने छोटा सा, जो पहले था 50,000 का, अब हो गया 0। अब बोरोइंग्स का मतलब होता है फाइनेंसिंग का पार्ट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा इसीलिए हमें इसे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम इसे यहीं यूज कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है। नोट नंबर 2 में क्या लिखा है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। में लंबे टाइम का कोई कर्जा ले रखा था, अब उसका 1 ही साल बचा हुआ है तो वो हमने पेमेंट करवा दिया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ही आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितने रुपए दी आपने वापस कर दिए, 50,000। तो ये माइनस कर देंगे, वापस कर दिया ना आपने, बिकॉज पहले था अब नहीं है, 0 हो चुका है। तो 50,000 रुपये जब वापस करोगे तभी तो वो 0 होगा, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये वाला पार्ट हो चुका है, इसको अभी यूज नहीं करोगे आप। फिर उसके बाद आ जाओ इस वाले पार्ट पे, ये क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मैंने क्या बताया था बेटा, ये वाला जो सेक्शन है पूरा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसे हम यहाँ यूज करेंगे। कितना यूज करोगे आप, कितनी वैल्यूज लिखी हुई है, देखो मुझे बताओ जरा एक बार। देखो यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कोई नोट नंबर नहीं है, और यहाँ से यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा, बेटा 8.5 लाख रुपए हो चुका है 5,60,000 से। तो कितना डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे बताओ जरा। ठीक है, तो ये डिफरेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है अराउंड 1,90,000 रुपए के आसपास का। ठीक है,
तो 8,50,000 माइनस में 5,60,000, तो 2,90,000 रुपये का बैलेंस नजर आ रहा है। अब 2,90,000 रुपये का जो ये डिफरेंस है ये क्या शो करता है? इंक्रीज हुआ है मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। दैट मींस इंक्रीज होने का एक ही रीजन होता है सर, परचेज करना, तो हमने परचेज ही किया होगा, तो यहाँ क्या लिखा हो गया? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपने कहीं ना कहीं परचेज किए होंगे, इसी वजह से ये इंक्रीज हो रहे हैं, और कोई रीजन होता नहीं है इंक्रीज करने का। उसके अलावा और क्या है बेटा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब ये क्या हो रहा है? ये देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है सर। तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा? 40 और 32 72,000, मतलब 72,000 रुपीज़ का ये आपको इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो इंक्रीज हुआ मतलब दोबारा से परचेज किया होगा, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीद लिया, तो जो हमने खरीद लिया वो हम माइनस कर देंगे, है ना। तो ये भी मेरा पार्ट हो चुका है। बचा क्या? अब ये पार्ट बचा हुआ है बेटा। तो ये पार्ट में देखो, ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तीनों एक्टिविटी में कहीं नहीं आता। ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करवा रहा था मैंने आपको तब समझाया था अच्छे से कि ये क्यों नहीं आता, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमारी इस पूरी बैलेंस शीट के ऊपर से लेकर नीचे तक सब आइटम हो चुका है, ये भी हो चुका है ना। तो सब कुछ हमने कर लिया। अब अगले स्टेप पे आओ। तो बेटा क्या कर चुके हो आप? सर ये वाला स्टेप तक हमारा हो चुका है। अगला स्टेप क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट, क्या करना है आपको? परसेंटेज आइटम फाइंड आउट करनी है और उसका डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, चेक करो जरा, है कुछ हमारे पास? देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ भी कोई परसेंटेज नहीं है, और यहाँ भी कोई परसेंटेज नहीं है, मतलब परसेंटेज नहीं है, तो हमारा ये स्टेप यूज नहीं होगा, हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं हुआ तो ट्रांसफर करने की तो बात ही नहीं है। अगला स्टेप क्या है? ट्रांसफर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कैच है कि अगर इंटरेस्ट पेड आपने कैलकुलेट किया तो उसका ट्रीटमेंट दो जगह जाता है। एक होता है बेटा ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, बिकॉज पेड जो है वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। बट अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने कैलकुलेट किया, जो कि इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट होता है मेरा, ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाता है वो, तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा और ऑपरेटिंग में आप उसे क्या करोगे बेटा? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो छोटी सी चीज याद आपको रखनी है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा हुआ जो फाइनेंसिंग का ट्रीटमेंट है, मतलब पेड वाले का ट्रीटमेंट है ये पूरा पूरा। ये जो ट्रीटमेंट मैंने लिखा है ना बेटा, ये इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट है, या फिर चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो डिविडेंड हो। लेकिन अगर रिसीव किया जा रहा है, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, उसका ट्रीटमेंट आपका इन्वेस्टिंग में बन जाता है, ठीक है। ओके, बट अबाउट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है बेटा? क्लोज कर दो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्लोज कर देते हैं। तो चलो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग खत्म करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा? इसे क्लोज कर देते हैं। इसे भी क्लोज करो और इसे भी क्लोज कर दो, हमारा काम खत्म। तो ये कितना आ रहा है बेटा? सर ये आ जाएगी हमारे पास 36,2,000, ठीक है। 36,2,000, तो नेगेटिव आ रहा है बेटा। नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे सर? नेगेटिव आ रहा है तो सर इसे लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। और ये क्या आ रहा है बच्चों? सर ये 1.5 लाख रुपए का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सर पॉजिटिव का मतलब पैसा आया है। पैसा आया है मतलब कैश फ्लो लिखेंगे इसे हम, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी जो मेन वैल्यूज है ना, जो दोनों की दोनों, इन्हें उठा के लिख लो बाहर वाले कॉलम में, क्योंकि वही हमारे काम की होने वाली है। तो कितना आने वाला है मेरे पास? ये आने वाला है 3,62,000 रुपीज़ की वैल्यू, और ये होने वाला है 1,50,000 रुपीज़ की वैल्यू। जो नेगेटिव है आप उसे नेगेटिव में शो करो, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में शो करो इसे, ठीक है। अब ये हमारा डाल देंगे बाहर पूरा, क्योंकि ये तीनों एक्टिविटीज़ का सम करके जो आपका मेन आंसर बनेगा उसे हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा तो यूज लिख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके चलो अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या था हमारे पास? अभी हम कहाँ चलने वाले हैं? अगले स्टेप पे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये हमारा स्टेप हो चुका है। अगले स्टेप में क्या लिखा है? फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो यहाँ निकलेगा। हम देखो यहाँ पे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं सर, ना मेरा यहाँ कुछ आया, ऊपर तो कुछ मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए, तो यहाँ पे सेम वैल्यूएशन आ जाएगी मेरी। कितनी बेटा? ये आ जाएगा मेरा 1,00,000 रुपये एज इट इज सेम। इसी को हम क्या बोल देंगे बच्चों? इसी को बोल देंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बीच में कोई आइटम मिली नहीं मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। चलो जी कैलकुलेट हो गया, है ना। ये स्टेप भी हो गया मेरे पास। अगला स्टेप क्या है? ट्रांसफर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैसे ट्रांसफर करना है, क्या करना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो देखो क्या लिखा है? ट्रेड पेबल क्या लिखा है? पहले था 48, अब कितना हो गया? 40। अब लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि मैंने उसकी पेमेंट कर दी होगी।
तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, है ना, ट्रेड पेबल आपके कम हो रहे हैं, तो आपने पैसे दे दिए होंगे तभी तो कम होगा, बिकॉज कैश फ्लो क्या रिकॉर्ड करता है, केवल कैश रिकॉर्ड करता है। डन, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आ जाओ इसमें, हमने देखो इन दोनों पे क्रॉस लगा रखा है, तो क्या यूज होगा, केवल इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री कितनी है बेटा, इन्वेंट्री 82 से 76 रह गई, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 6000 का। मुझे बताओ इन्वेंट्री अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका रीजन क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज डिक्रीज करने का रीजन बच्चों होता है कि इन्वेंट्री आपकी सेल हो गई है, सेल होगी तो पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल बताओ जरा, 92 थे भाई ट्रेड रिसीवेबल, अब कितने रह गए, 38 रह गए। तो 92 में से अगर 38 आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचती है बेटा, तो 8 में से 3 गए तो 5, 54,000 रुपीज़ की वैल्यू बचती है मेरी, जो कि क्या शो करता है कि भाई आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब क्या है, भाई उन लोगों ने पैसे दे दिए होंगे। व्हाट इज द बेस्ट अजम्पशन, हमेशा बेस्ट अजम्पशन यूज करो कि भाई पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिल गए तो क्या करना है आपको, प्लस करना है, सिंपल सी बात है ना। चलो जी, सारी वैल्यूज हो चुकी हैं मेरी, तो मेन आंसर कितना आने वाला है जरा मुझे बता दो सर। ये आने वाला है 1,52,000 रुपीज़, बिकॉज आप इस पूरे को एडजस्ट करोगे तो कितना आता है, ये मेरी वैल्यू है नेगेटिव का, 8 में से 6 गए तो 2,000 नेगेटिव, और 2,000 नेगेटिव इसमें से माइनस करोगे तो 52 पॉजिटिव, और फिर इसको प्लस करोगे तो ये कितना आ जाता है 152 पॉजिटिव। तो आंसर क्या बनता है, इसे क्या टाइम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि आपने बिजनेस से कितना कमाया। उसके बाद अगर टैक्स पेड है क्वेश्चन में तो आप उसे ही माइनस कर दो, बिकॉज अगला स्टेप यही है, क्या लिखा है देखो, ये हो चुका हमारा। अगला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से आपको टैक्स पेड माइनस करना है, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, दैट्स इट। तो हमारा मेन सॉल्यूशन का ये जो पार्ट है इसे उठा के हम बाहर डाल देंगे और इसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो, बिकॉज ये भी पॉजिटिव आया है। कैश फ्लो कहाँ से, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हमारा कितना निकल के आने वाला है, तो वो हम बाहर लिख लेंगे यहाँ पे 1,52,000 रुपीज़। अब सारी एक्टिविटीज़ को प्लस कर लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी वैल्यूज़ प्लस कर लेना, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आने वाली है बेटा, ये सर ये आने वाला है 60,000 रुपये। कैसे पता लगेगा सही है या गलत है, सर आपने बताया था पता लग जाता है हमारे को इसमें, तो बेटा देखो बताता हूँ मैं कैसे पता लगेगा आपको इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कितना है। देखो ओपनिंग वाला ये और ये, इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्या है सर, ये है 134 और ये है 170, तो कितना आएगा प्लस करके, सर ये आ रहा है 2,14,000 रुपये, है ना। 2,14,000 रुपये वैल्यू आ रही है नहीं वाली, ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो 2,14,000 रुपये का मेरा ये वैल्यू बनता है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस करने के बाद जो वैल्यू है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आनी चाहिए, ऑन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करने के बाद। तो कितनी वैल्यू आ रही है ज़रा चेक करो। तो देखो ये मेरी कितनी आती है बेटा, ये 2,04,000 रुपये बनेगा, सॉरी ये 4,000 रुपये की वैल्यू आती है मेरे पास। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, सर ये आती है मेरे पास 2,64,000 रुपीज़। अब ज़रा एक बार चेक करके देख लो कितनी वैल्यू बन रही है मेरी। देखो यहाँ कितना आ रहा है 50,000 और ये 94, तो ये 1,44,000 रुपीज़ के अराउंड कैश बन रहा है। ओके तो ये नेगेटिव आ रहा है मेरा शायद, है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। ओके ये नेगेटिव आ रहा है मेरा, ठीक है चेक कर सकते हो। नेट कैश फ्लो इस पूरे को प्लस करोगे तो 60,000 रुपये नेगेटिव आ रहा है। अब 60,000 रुपये अगर नेगेटिव आएगा तो हमारी जो वैल्यूएशन बनेगी यहाँ पर वो कितनी बनती है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 144 आ रही है। और यहाँ से भी अगर आप देखो तो नेगेटिव करके 2,04,000 में से 60,000 माइनस करो, इतनी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन है आपका, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे पूरे आपको मिलेंगे, आपका कोई मार्क्स यहाँ पे कटने वाला नहीं है। ये बात हम सब कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो, है ना। तो क्वेश्चंस क्लियर है। देखो क्वेश्चन बड़े तरीके से हम लोगों ने किया है, बहुत इजी वे में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को कवरअप किया है, तो कोई गलती है कोई चांसेस नहीं है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को कवरअप करने के बाद। क्लियर, चलें, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विद अ न्यू क्वेश्चन जो कि हम करने वाले हैं, जहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसी तरीके का, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी कि हाँ उन 10 स्टेप्स को एक्जैक्टली कैसे फॉलो करना है। ये 10 स्टेप्स अगर आपको चाहिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सारे स्टेप्स वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब कैसे कहाँ कितना इस्तेमाल करना है, क्या करनी है, तो सब आपको समझ में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाता रहूँगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर विद अ न्यू क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।